हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। ये आज आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को कराने से पहले मैं आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। जो भी बच्चे स्टूडेंट पुलिस की परीक्षा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन है, एक पेन को उस पर छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पेन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी अपॉन में अंकित मूल्य यानी कि एमपी बराबर होता है 100 माइनस के छूट परसेंट यानी कि 10 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट यानी कि 12। 100 माइनस के 10 यानी कितना हो जाएगा 90। 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो सीपी और एमपी, सीपी हमारा 90 है, एमपी कितना आ गया 112। दोनों का अनुपात पूछा है, 2 से काट देंगे 45, 2 से काट देंगे आपका 56। तो सीपी रेशियो एमपी कितना आ जाएगा आपका 45 रेशियो 56। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं इसे। देखिए, पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि हमारी चौड़ाई हमारी x है, तो हमारी लंबाई कितनी जाएगी x प्लस 20, और दोनों गुणा किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 10 मीटर कम कर दें तो हम लंबाई कितनी जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी, और हम चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दें तो हम चौड़ाई कितनी जाएगी x प्लस 5। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, दोनों गुणनफल क्षेत्रफल के बराबर होता है। और दोनों कंडीशन में क्या है, क्षेत्रफल आपका बराबर आ रहा है क्योंकि अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये दोनों गुणनफल क्या होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, देखिए एक्स को हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 5 का गुणा एक्स प्लस 10 में करेंगे कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये कितना है 5x प्लस 10x 15x हो जाएगा। 15x कितने से 15x को हम 20x में घटाएंगे कितना बचेगा 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। एक्स बराबर हम 10 रख देंगे तो क्षेत्रफल हमारा कितना मिल जाएगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। एक्स के पर 10 कितना हो जाएगा आपका 300 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 300 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। यह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखिए, जब पहली कंडीशन है रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। दूसरे सेकंड में क्या है, दूसरा प्लेटफॉर्म है, तब 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर रही है। तो जब दूसरा प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तब भी तो अपनी लंबाई और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चल रही होगी। तो अपनी लंबाई दोनों में कॉमन है, अंतर कहाँ पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच में। इसका मतलब जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई दोनों में कॉमन है। तो एक्स्ट्रा समय कहाँ पर लग रहा होगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा दूरी कहाँ तय करनी पड़ रही है, यहाँ 120 थी और यहाँ 170 है। कितना एक्स्ट्रा तय करने पड़ रहा है, 50 मीटर। 170 और 120 का अंतर कितना हो गया, 50 हो गया। यानी इस 50 मीटर को तय करने के चक्कर में कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, 12 से 16 यानी कि 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 50 बट्टे 4 यानी दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय क्या होता है 4। तो ये कितना आ जाएगा 12.5, यानी 12 से 1/2 मीटर पर सेकंड। ये किसके बराबर होगा, ये 10 की चाल के बराबर होगा। आप ये सोचिए कि जो आपका 120 से 170 यानी 50 मीटर की दूरी जो एक्स्ट्रा तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से समय कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 4 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन है वो 4 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी चल रही है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बट्टे समय यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों कंडीशन में ट्रेन की अपनी लंबाई तो कॉमन है, तो वो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किससे पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई की वजह से। पहले 120 थी 170 हो गई, यानी 50 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, समय आपका 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो चार कितनी हो जाएगी 50/4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में आय कितनी थी,
तो ये आपके यहाँ दे रखी है 26,64,000। तो बस 2001 में आय क्या थी, ठीक है, ये आपको निकालना है, मतलब मुझे निकालना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि जो 2001 में आय थी वो कितनी थी, ₹X थी। हर साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 2002 में कितनी हो जाएगी, 120/100। 2003 में कितनी हो जाएगी, 120 इसका भी 100, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। अभी कितनी हो जाती है, तो 26,64,000, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आगे देखिए 12 से कितने को कटेगा, 12 से कटेगा आपका ये 12 दूनी 24, 2 बचे, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, 12 से कट जाए, 12 से कितने को कटेगा ये, 12 एकम 12, 12 12 96, 4 बचे, और 4 बचने के बाद में आपके 12 36, सॉरी 5 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके 12 एकम 12, 8, और 10, 10 102, और 12 96। देखिए जब हम 32.25 गुणा 4.8, और ये कितना है 26.14, बराबर क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको मान लेते हैं x, बराबर 128.64, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, जब इन दोनों गुणा करेंगे 32.25 इंटू 4.8 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 154.80। और आपका ये क्या है, ये तो आपका 26.14 है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा 128.64। ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 154.80 तो है ये, और 26.14 है, और 128.64 है, ठीक है। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट ही रखना है, तभी आप सही जोड़ पाएंगे। बस जोड़ लीजिए इन तीनों को। देखिए 4 4 8, 8 और 1 9, 9 6 15, और 6 और 4 10, 10 और 18 और 1 19, और आपका 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 1 और 1 2 और 1 3, 309.58। कितना आंसर आएगा आपका, 309.58, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अनरूट 4/3 माइनस के 2/4 किसके बराबर होगा। देखिए अनरूट 4/3 का मतलब कितना होगा, 2/3, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही अनरूट 3/4 का मतलब कितना होगा, अनरूट 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4, और 3 का अनरूट 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 4 माइनस के 3/में 2√3, यानी कि 1/में 2√3, 1/2√3 क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 और रुपये खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत ₹1 कम हो जाती है। प्रत्येक पुस्तक की पहले औसत कीमत बताइए। देखिए देखिए मान लेते हैं कि जो पहले औसत कीमत थी वो हमारी ₹100 थी, ठीक है। ऐसी कितनी किताबें खरीदी थी, ₹60। कुल कीमत कितनी हो गई, 60 गुणा एक्स, ठीक है। यानी पहले जो खर्चा आ रहा था हमारा वो 60 गुणा एक्स, यानी कि 60x का खर्चा आ रहा था, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, ₹336 और खर्च कर दे, तो अब कुल खर्चा कितना हो गया, 60x प्लस ₹336, यानी अब कुल नया खर्चा कितना हो गया, 60x प्लस 336, जो किसके बराबर होगा। अब ₹336 खर्च करने पे क्या होगा, 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकता है। पहले कितनी खरीद रहा था, 60 खरीद रहा था, ठीक है। अब कितनी खरीद रहा है, तो 4 एक्स्ट्रा, यानी अब कितनी खरीद रहा है, 64 पुस्तकें खरीद रहा है। अब प्रत्येक जो पुस्तक का खर्चा है वो कितना कम हो गया, ₹1 कम हो गया, यानी अब खर्चा कितना हो गया, पहला खर्चा था आपका ₹X था, अब खर्चा कितना हो गया, X माइनस के ₹1, ठीक है। यानी पहली कंडीशन में खर्चा कितना है, इतना,
दूसरी कंडीशन में खर्चा कितना है, इतना। दोनों ही कंडीशन में खर्चा क्या है आपका, बराबर है। पहले 60 पुस्तकें थी, x रुपये के हिसाब से 60x का खर्चा था, 336 रुपये और खर्च करने में कुल मिलाकर खर्चा हो गया इतना। ये खर्चा कब हुआ, जब कीमत में 1 की कमी हो गई और पुस्तकें कितनी हो गई, 64 पुस्तकें हो गई। ठीक है, समीकरण हमारा क्या है, संतुष्ट है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 60x प्लस 336 बराबर 64x माइनस के 64। अब देखिए ये 64x है, ये 60x है, इधर जाएगा तो ये माइनस के 60x होगा, तो 64 में तुम 60x घटाएंगे तो हमारा 4x बचेगा। माइनस के 64 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 336 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 400। हमें यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 400 बट्टे में 4 यानी कि 100 रुपये। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा पहले खर्चा था प्रति बुक प्रति किताब, हमारा खर्चा कितना था, तो हमारा 100 रुपये खर्चा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 79 लाख है। यदि पहले 4 वर्षों का कितना है, 74 लाख है, अंतिम 4 वर्षों का 86 लाख है, तो चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा। देखिए पहले 7 वर्षों का कितना है औसत, तो 79 लाख है। ठीक है, और पहले 4 वर्षों का कितना है, तो 74 लाख है, यानी 79 से कितने लाख कम है, तो 5 लाख कम है। कितने पे, 4 वर्षों पे। तो कुल मिलाकर खर्चा कितना कम हो गया, 4 पंजे 20 लाख की क्या हुई, कमी हो गई। ठीक है, यानी औसत से 20 लाख की कमी हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अंतिम 4 वर्षों का कितना है, 86 लाख। पहले 79 लाख था ओवरऑल, अब कितना है, 86 लाख, यानी कितना अधिक है, तो 7 लाख अधिक है। कितने पे, 4 वर्षों में। तो 7 चौक 28 लाख की क्या हुई, अधिकता होगी, यानी कुल मिला के जो फायदा हुआ, कुल मिला के 8 लाख का क्या है, फायदा। तो चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा, तो चौथे वर्ष का जो भी राजस्व होगा वो एवरेज से 8 लाख अधिक होगा। एवरेज कितना था, 79 लाख था, तो 79 में हम 8 जोड़ देंगे तो 79 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 87। नहीं, चौथे वर्ष का राजस्व होगा वो कितना होगा, 87 लाख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक नगर का महीने के 4 दिनों में औसत तापमान 58 डिग्री था। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन के तापमान कितना था, 66 डिग्री था। यदि पहले और पांचवें दिनों के तापमान में 7:11 का अनुपात था, तो इन दोनों दिनों के तापमान क्या थे। देखिए जब आप ऑप्शन पर नजर डालोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 7:11 में है। ठीक है, दोनों दिनों का तापमान ही तो पूछा था, दोनों दिनों के तापमान का अनुपात कितना है, 7:11 है। तो ये पहला ऑप्शन ऐसा है जो 7:11 के अनुपात में, जब हम 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 से 11 बार। बाकी 53 7 से नहीं कटता है। देखिए 52 भी 7 से नहीं कटता है और 60 भी 7 से नहीं कटता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7:11 में है। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका है वो आपको मैंने और प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। इस कार्य को उसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 अपॉन में W1 बराबर M2 अपॉन में W2। M1 क्या है, M1 पहले कंडीशन में आदमी कितने दिन लग रहे हैं, कितना काम हुआ है। दूसरी कंडीशन में आदमी कितने दिन में किया और कितना काम किया। ठीक है, पहली कंडीशन में आदमी कितने हैं, तो पहली कंडीशन में आदमी है 35। कितने दिन काम किया, तो 32 दिन काम किया। ठीक है, कितना काम हुआ, तो काम हुआ 2/5 बार। अब दूसरी कंडीशन में आदमी आपसे पूछा है, मान लेते हैं एक्स आदमी है, कितने दिन काम करेंगे, शेष काम कितना बचा, कितने दिन बचे, 60 दिन में करना था, 32 दिन काम हो चुका है। काम दिन कितने बचे, 28 दिन बचे। काम कितना बचा, 2/5 काम हो गया। काम पूरा काम कितना होता है, एक में से 2/5 घटा दें कितना बचेगा, 3/5 काम बच जाएगा। यानी 35 आदमी 32 दिन में 2/5 काम करते हैं, तो एक्स आदमी 28 दिन में 3/5 काम करेंगे। सॉल्व करते हैं इसे, 5 से 5 खत्म। ठीक है, और देखिए 2 से कटेगा आपका ये 16 बार, और 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, 4 से 4 बार, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5 गुणा 4 गुणा 3 यानी कि 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 60। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि शेष कार्य को उसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 35 व्यक्ति तो आपके पास पहले से थे। कितने व्यक्ति और चाहिए, तो 25 व्यक्ति और चाहिए, तभी तो 60 होंगे। इसका मतलब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 25 व्यक्तियों की आपको आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखिए,
यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक दिन में कितनी जाल बनाएगी? जो भी आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला इसी फॉर्मूले को लगाना है आपको। देखिए 7 मकड़ियाँ हैं, 7 दिन काम करती हैं और 7 ही जाल बनाती हैं, तो एक मकड़ी कितने दिन में, यानी x दिन में मान लेते हैं एक जाल बनाती है, ठीक है। ये तो आपसे पूछा कि एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बना पाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 खत्म, ठीक है, 1 से 1 खत्म, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका 7 आ गया। यानी एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना पाएगी, तो एक मकड़ी एक जाल आपको 7 दिन में बना पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, अनुराग ने समी को 10% प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का ऋण दिया। किसको दिया, समी को, कितने परसेंट पे, 10% पे। उसी वक्त अनुराग ने यश को दिया 12% दर से, ठीक है, दर से समी को दी गई धनराशि से 2,000 रुपये अधिक दिए। 3 वर्ष के बाद समी एवं यश ने मूलधन एवं ब्याज अनुराग को लौटा दिया। यदि अनुराग को समी की अपेक्षा यश से 1,020 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो अनुराग से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी। देखिए एक आपका समी है और एक आपका कौन है, यश है। इसको कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो यश को समी से 2,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यदि हम समी को x मान लें तो इसको x प्लस 2,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको यश को किस परसेंट पर दिया है, 12% की दर से दिया है। कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है। समी को भी 10% की दर से दिया है और 3 साल के लिए दिया है। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज इतना, इसका ब्याज इतना, ठीक है। क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। उन दोनों के ब्याज के बीच अंतर कितना है, 1,020 रुपये का। बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए भारतीय 36x, देखिए 100 दोनों में कॉमन है तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा और भारतीय 36x हो जाएगा प्लस भारतीय 36 दूनी 72,000, ठीक है, माइनस 30x, और जो बट्टे में दोनों में 100 कॉमन था उसका गुणा मैंने इधर कर दिया, ठीक है। 1 जीरो 2 जीरो और आपके बढ़ जाएंगे, क्लियर। अब देखिए 36x प्लस के माइनस के 30x है तो आपके 6x बचेंगे यहाँ पे। इधर क्या बचेगा आपका, 1,02,000 में से हम क्या करेंगे, 72,000 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा आपका, ये 30,000, जो कि 6x के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 30,000 बटे में 6 यानी कि 5,000। x माना हमने, किसका माना था, समी का। समी को कितने मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे और यश को कितने मिलेंगे, 5,000 से 2,000 ज़्यादा यानी कि 7,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यानी एक को मिलेंगे 5,000, एक को मिलेंगे 7,000। पूछा क्या है कि अनुराग ने प्रत्येक को कितनी देना, पहले किसको दी थी, समी को कितने दिए, 5,000 फिर 7,000। 5,000 7,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 10 वर्ष व 16 वर्ष थी के लिए 1,30,000 रुपये छोड़े। इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब 18 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 12.5% है, तो बड़े पुत्र को मिली धनराशि कितनी होगी। देखिए बड़े पुत्र की जो धनराशि उम्र है वो कितनी है, 16 वर्ष है। छोटे वाले कितनी है, छोटे वाले की 10 वर्ष है। यानी इसके पास समय कितना बचा है, 2 वर्ष का बचा है। इसके पास समय है 8 वर्ष का, 18 वर्ष के लिए। इसका मतलब इसको 2 साल में क्या है, 2 साल में इसको ज़्यादा ब्याज लेना पड़ेगा और इसको 8 साल में उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब इसके पास जो धनराशि होगी 16 वर्ष वाले के पास वो धनराशि क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 10 वर्ष के पास जो धनराशि होगी 10 वर्ष वाले के पास वो धनराशि क्या होगी, कम होगी। इनके पास जो धनराशि का बंटवारा होगा वो इनकी उम्र के हिसाब से ही होगा। देखिए इन बड़े वाले की उम्र कितनी है, 16 वर्ष है, छोटे वाले कितनी है, 10 वर्ष है। इनका रेशियो कितना हो गया, 8 और 5 का, यानी इसको 8 राशि मिलेगी और इसको 5 राशि मिलेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन में दर क्या है, समान है, तो दर का तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो इसको 8 राशि मिलेगी, इसको 5 राशि मिलेगी, यानी दोनों का योग कितना हो गया, 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 किसकी है, पहले बड़े वाले की 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000 बटे में 13 गुणा 8 यानी कि 80,000, ठीक है। बड़े वाले को कितनी मिल जाएगी, बड़े वाले को आपको 80,000 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में 30 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए, टोकरी में शेष आमों का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। देखिए
टोकरी में 30 आम थे, 300 आम थे, 75 बाँट दिए, इसका मतलब 225 बच गए आम। ठीक है, 225 आम आपके बच गए। पूछा क्या, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोकरी में आम कितने थे, टोकरी में आम थे 300, यानी 225 300 का कितने परसेंट हो गया, गुणा कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटेगा आपका 3 3 पंजे 15, यानी कि 75%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी 75% धनराशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। देखिए देखिए आपको पता है कि 75% का मतलब कितना होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। 75% धनराशि पहली बाजी में हार गया, यानी 4 राशि थी, 3 हार गया, तो कितनी बची, 1 बची। यानी कि पहली बाजी में 4 राशि थी तो 3 हार गया, तो कितनी बची, 1 बची। दूसरी बार भी ऐसा हुआ है, 4 राशि थी, 3 हार गया, 1 बची। तीसरी बार भी 4 राशि थी, 3 हार गया, तो 1 बची। यानी यदि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16 चौका 64, यानी यदि 64 राशि थी, कितनी राशि थी, 64 राशि थी, तो कितना हारा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 हार गया। सॉरी, 64 राशि थी तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 यदि राशि थी तो कितनी बची, 1 का क्यू यानी कि 1 राशि बची, लेकिन एक्चुअल में कितनी बची थी, 2 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 दूनी 128 रुपये, यानी कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी 128 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, आशीष और आकाश की ऊंचाइयों का अनुपात 7:8 है। यदि आकाश की ऊंचाई कितनी है, 66 इंच है, तो आशीष की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए देखिए आशीष की कितनी ऊंचाई है, 66 इंच। ठीक है, यानी कि 7:8 में 8 किसकी है, आकाश की है। ठीक है, आकाश की कितनी है, 66 इंच, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 66। पूछा किसका, आशीष। आशीष की कितनी है, 7 यूनिट। 7 की कितनी हो जाएगी, 66 बट्टे में 8 गुणा 7। 8 से कितनी में कटेगा, 8 से कटेगा आपका 8 8 64, 2 बच्चे पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 20 गुणा 7, गुणा कर देंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 3 17 और 7 56 और 1 57, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57.75। 7 किसकी थी, आशीष की, तो आशीष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 57.75 इंच। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। भोजनावकाश 30 मिनट का होता है। भोजनावकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात बताइए। देखिए भोजनावकाश कितना है, 30 मिनट का है। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटे। और कार्यालय का समय कितना है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 7 घंटे। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 1:14। 1:14। ठीक है, भोजनावकाश का समय कितना था, 1/2 यानी आधा घंटा, और कार्यालय का समय कितना था, 7 घंटे। तो 1/2 और 7 का अनुपात कैसे निकालेंगे, जो बट्टे में संख्या उसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी 1:14। नेक्स्ट देखिए, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या हुई। चूंकि 3 क्रमागत पूर्णांक लगातार संख्या है, उनका योग कितना दे रखा है, 51। यदि हम इनका औसत निकालें, यानी 3 से भाग कर रहे हैं, कितना आएगा, 17। तो 17 होगा बीच वाली संख्या होगी आपकी। ठीक है, पूछा क्या है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, तो जो औसत होता है हमेशा वो क्या होता है, बीच वाली संख्या ही होती है। कब, जब विषम संख्याएं दे रखी हों तब। ठीक है, विषम यानी 3 दे रखी हो, 5 संख्या दे रखी है, इस तरह से जो बीच वाली संख्या निकलती है वो आपका औसत संख्या ही होती है। नेक्स्ट देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगुना है। छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मध्य मासा का अंतर कितना है, 4। तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगुना है और छोटी संख्या दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर कितना है, 4 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ सॉल्व करेंगे। आपको छोटी संख्या दे रखी है, ठीक है, इनमें से कोई एक छोटी संख्या होगी। आपको बड़ी संख्या कैसे निकालनी वो देखें, बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि छोटी संख्या आपको दे रखी है इनमें से और बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी कि जो आपकी छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर होगा ना, जैसे इधर का 4, तो यदि हम उसमें 4 छोटी संख्या में 4 जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है,
तो यदि हम मान लें कि छोटी संख्या हमारी 12 है तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगुना है, तो 16 और 12 का लासा कितना होता है 48 होता है। क्या बड़ी संख्या का दुगुना है ये? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यदि छोटी संख्या 6 है और दोनों का मात्रा का अंतर कितना है 4 है, दोनों पूर्णांकों के मात्रा का अंतर कितना है 4 है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 10। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30। क्या 10 का दुगुना है ये? नहीं है, क्योंकि आपसे बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगुना है। ये हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं 8 पे। यदि छोटी संख्या 8 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये 12 का दुगुना है 12 का दुगुना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगुना है। इसका मतलब ये हमें समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यदि हमारी छोटी संख्या है क्या है 10, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 14। और 10 और 14 का एलसीएम कितना होता है 10 और 14 का एलसीएम होता है 70। क्या 70 14 का दोगुना है? तो नहीं है, तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ देखिए आलू का उत्पादन दे रखा है क्विंटल में, 2009 से लेकर 2015 तक का डेटा दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा आपसे वर्ष 2009, 10, 11 तथा वर्ष 13, 14 और 15 के बीच आलू उत्पादन का अंतर कितना है। देखिए 2009 में कितना है, तो 2009 में है आपका 1244। ठीक है, 10 में कितना है 1085 और 11 में कितना है 720। कुल मिला के 3 साल का उत्पादन कितना हो गया, तो जोड़िए 4 और 5 9, 8 और 2 10 और 4 14 और 7 और 2 9 और 1 10 और 2 और 1 3। ठीक है, अब 13 14 15 का देखिए, 13 14 15 में कितना है, तो 1240, 14 में कितना है 1345 और 15 में कितना है 1560। इनका कितना हो गया, तो 5 14 के 4 और 5 और 5 10 और 1 11 और 1 3 और 1 4, 4145। इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतर पूछा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 और ये आपका 1096। ठीक है, कितना अंतर आ गया 1096 कुंटल का अंतर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2010, 11 और 13 में से किस वर्ष ह्रास की दर अधिकतम थी। सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है 10, 11 और 13 में। देखिए 10 में कितनी हुई है, तो 10 में आपकी 1244 से लेके 1085 पे हो गई है। 11 में आपका 1000 से लेके 720, यहाँ पे दर ज़्यादा है। और 13 में देखिए, 13 में क्या हुआ है, 13 में आपका 1600 से लेके 1240। देखिए यहाँ पर लगभग 400 कुंटल की कमी आई है, क्योंकि 1640 से लेके 1240 यानी 400 कुंटल की कमी आई है। और यहाँ पे आपकी आई है लगभग 350 के आसपास, यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 365। ठीक है, और यहाँ पे लगभग आपका 200 के आसपास। सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है, तो 2013 में आई है। ठीक है, अधिकतम दर किस में है, 2013 में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। तो ये आपको बोला ह्रास की दर, यदि सिर्फ डेटा से मतलब है, मतलब कितना क्विंटल में कितने सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है, तो 2013 में आई है। यदि आपसे परसेंटेज में पूछ लिया जाए, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कमी किस में आएगी, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कमी आएगी 2011 में। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो, तो 365 की कमी आई है कितने पे, 1085 पे। 365 की कमी 1085 पे, ठीक है, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, ये जो परसेंटेज निकल के आएगी, ये आपकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकल के आएगी इन तीनों की तुलना में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ कहीं परसेंटेज दे नहीं रखा, तो आप इसका आंसर आप 2013 ही मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और इस बुक का भी अंतिम क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम से पहले का भी आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, नीचे दी गई रेखा आरेख में एक स्थावर संपदा एजेंट द्वारा वर्ष के पहले 6 महीनों में प्रति माह बेचे गए मकानों की संख्या दर्शाई गई है। किन 2 महीनों के बीच बिक्री सबसे अधिक बढ़ी है। इन 2 महीनों के बीच में बढ़ी है, तो देखिए आप ग्राफ देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ ग्राफ कहाँ दिख रहा है, आपको ये ग्राफ सबसे बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये तो कम हो रही है इधर, तो ये आपका क्या है बढ़ रही है। यहाँ पे भी बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो ये कौन सा महीना है, मार्च से लेके अप्रैल के बीच का महीना। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, तो मार्च और अप्रैल के बीच में, ऑप्शन नंबर डी।
तो ये थे आपके 15 प्रैक्टिस सेट मैथ के। उम्मीद है आपको इन प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।